तैयारी सही से करिएगा इस बार। करंट अफेयर जोरदार पढ़िएगा ताकि कहीं से भी आए आपका करंट गड़बड़ ना हो। इसीलिए कह रहे हैं लगातार परीक्षा खबरी पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट वहीं से आपके आएंगे एग्जाम में। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, और बाद में आपको हम एक व्यवस्थित तरीके से मटेरियल देंगे, रामबाण मटेरियल। तो GSAT 20, जिसको GSAT-N2 भी कहा गया, काफ़ी चर्चा में रहा। क्या है? भारत का उन्नत संचार उपग्रह, इंडियाज एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो की वाणिज्यिक इकाई NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में इसको प्रक्षेपित किया गया। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 नवंबर 2024 को। कहाँ से? फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की उपलब्धि है, भारत की उपलब्धि ही नहीं, भारत का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी था। ये KA बैंड में संचालित उच्च क्षमता वाला, अभी तक का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला संचार उपग्रह है भारत का, और सबसे भारी भी। भार इसका कितना है? 4700 kg है। जीवन काल कितना है? 14 वर्ष इसका जीवन काल रहेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा भी ये प्रोवाइड करेगा, अर्थात हवाई जहाज में इंटरनेट का प्रयोग आप कर सकेंगे इसके माध्यम से, इसकी मदद से। ई श्रम पोर्टल, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। 26 अगस्त 2021 को श्रम व रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में श्रम व रोजगार मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार का स्थान आता है। ये जो ई श्रम पोर्टल है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस भी ये प्रोवाइड करवाता है। पात्रता क्या है ई श्रम पोर्टल पर जुड़ने की? तो 16 से 59 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल से जुड़ा होना चाहिए किसी मोबाइल नंबर से, और बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए जरूरी है कि EPFO या ESIS का सदस्य न हो व्यक्ति। इस स्पाडेक्स मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एक बड़ी उपलब्धि भारत की, विश्व के 4 प्रमुख देशों में भारत को लाकर खड़ा करता है। जो इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C60 का उपयोग करके सफल प्रक्षेपण किया गया स्पाडेक्स मिशन का। 16 जनवरी 2000। इसके साथ ही आपको बता दें, जो PSLV होता है ये 4 चरणीय होता है। 3 चरण समुद्र में गिर जाता है प्रक्षेपण के दौरान। चौथा जो चरण है वो उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाता है, और अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद अंतरिक्ष कचरे के रूप में वो स्थापित हो जाता है। तो स्पाडेक्स मिशन के साथ ये जो PSLV का जो चौथा चरण है, अंतिम चरण है, इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जा रहा है। POEM-4 जिसका नाम दिया गया है, POEM-4 इसका नाम दिया गया है, जिसमें 24 अलग अलग प्रयोग किए गए। इसके बाद भी अब आगे आने वाले टाइम में भी अन्य प्रयोग भी इस तरह की जो मिशन है उसमें किया जाएगा। तो 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न कर भारत इस क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया। भविष्य में भारत का जो स्पेस स्टेशन बनेगा, या चंद्रमा से कोई वस्तु वापस लाने के लिए या व्यक्तियों को वापस लाने के लिए जो जाएंगे, अंतरिक्ष डॉकिंग बहुत अनिवार्य है, और इस उपलब्धि को भारत ने हासिल कर लिया है। रूस, फिर अमेरिका और चाइना, और अब भारत, ये 4 देश हैं जिनके पास ये क्षमता है। कब ये सफलता हासिल की? 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न कर भारत इस क्षमता वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल थे, SDX-01 या SpadeX-01 और SDX-02 या SpadeX-02।
SDX-01 चेजर का काम करता है इसमें, और SDX-02 टारगेट का काम करता है। ऐसा नहीं है कि SDX-02 टारगेट चेजर का काम नहीं कर सकता है, या ऐसा नहीं है कि SDX-01 टारगेट का काम नहीं कर सकता है। बस ये इस घटना में या इस परीक्षण में इनको चेजर और टारगेट के रूप में उपयोग किया गया है। प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम था और अंतरिक्ष में इनको डॉक करने में सफलता प्राप्त कर ली भारत ने। PSLV C-60 जिससे यह स्पेडेक्स मिशन भेजा गया था, 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। इसमें 2 मिशन शामिल थे, जैसा कि हमने बताया, स्पाडेक्स मिशन जिसके बारे में ऊपर हमने बताया। इसके अलावा POEM-4 जिसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4। PSLV का चौथा चरण जो अंतिम चरण है, उसका यूज अंतरिक्ष में विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाने वाला 24 वैज्ञानिक प्रयोगों एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा। PSLV में 4 चरण होते हैं जो हमने आपको बताया। POEM-4 में कुल 24 पेलोड थे, 24 पेलोड ले जाए गए थे, जिसमें 14 इसरो के थे और 10 विभिन्न शिक्षण संस्थानों और निजी संस्थानों के थे। ये विभिन्न प्रयोग POEM-4 प्लेटफॉर्म पे ही संपन्न किए गए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बनकर उभरा है। अब नई कैपिटल मुंबई को पछाड़ करके कौन हो गई? बेंगलुरु हो गई है। तेंदुआ राजधानी बन गई है, लियोपोल्ड कैपिटल बन गई है, सबसे ज्यादा लियोपोल्ड वाली राजधानी बन गई। नई तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2024-25 जो कि होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित ही एक संस्थान है, इसके द्वारा बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र में तेंदुआ गणना की गई। ये अलग है, जो पर्यावरण मंत्रालय ने तेंदुआ गणना कराई थी उससे ये अलग है रिपोर्ट। ये बेंगलुरु में के आसपास के क्षेत्रों में ही करवाई गई और जिसमें बेंगलुरु के आसपास 80 से 85 तेंदुए मिले। एक भिन्न गणना में मुंबई के आसपास 54 तेंदुए पाए गए हैं, तो मुंबई से आगे बढ़ गया बेंगलुरु। तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, पैंथरा पार्डस होता है। जबकि ये तो गणना हुई इस संस्था की, होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन की, जबकि 29 फरवरी 2024 को पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में कितनी थी? 12,852, जो बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 13,874। तो 8% वृद्धि हुई है लगभग तेंदुओं की संख्या में। सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है 3,907, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे तमिलनाडु है। उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या में 22% गिरावट आई है। अभ्यारण्यों में देखें तो सर्वाधिक जो तेंदुए हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य में है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश के पन्ना और सतपुड़ा में दूसरे और तीसरे क्रम में आते हैं ये तेंदुओं की संख्या में। अभ्यारण्य की बात करें तो भारत के 20 राज्यों में सर्वेक्षण किए गए। उत्तर प्रदेश में 17% वृद्धि तेंदुओं की संख्या में देखी गई। आपको बता दें कि बाघों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई, तो उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। अब उत्तर प्रदेश में कुल 371 तेंदुए हैं। अरुणाचल प्रदेश पूछेगा किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ये 5 अति महत्वपूर्ण, अति संभावित करंट अफेयर्स हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।